हाय एवरीवन। ये आंसर राइटिंग का लेक्चर मैंने 2 दिन पहले अपने मेंस कैटलिस्ट ग्रुप में लिया था। जैसा हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, जो लोग 2024 का मेंस दे रहे हैं उनके लिए मेंस कैटलिस्ट ग्रुप है MCG 2024। और इस ग्रुप में एनरोल करने के लिए वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो लोग 2025 का पेपर देने वाले हैं उनके लिए प्रिज्म ग्रुप है, प्रिसाइज एंड रिग्रेस इंटेंसिव सीरीज़ फॉर मेंस। आप लोग के काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि हम लोग प्रिज्म ग्रुप कब से स्टार्ट करेंगे, तो 1 से 2 दिन में मैं प्रिज्म ग्रुप का पूरा शेड्यूल अपने टेलीग्राम पे और यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। इस ग्रुप को क्रिएट करने के बाद इसका लिंक भी मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। देखो, जो लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट सबसे पहले आपको क्या करना है कि आंसर राइटिंग के न्यूएंसेस को समझना है। मैंने इस वीडियो में आंसर राइटिंग को लेके पूरी बात की है। GS1, GS2, GS3 को लेके मैंने सब कुछ समझाया है कि हर पेपर की डिमांड क्या होती है, कैसे आपको इंट्रो करना है, कैसे आप कंक्लूड कर सकते हो। अगर आप मैप यूज़ कर रहे हो, डायग्राम यूज़ कर रहे हो तो उसको किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से लेबल करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हर पेपर का, हर टॉपिक का अपना कुछ कीवर्ड होता है, अपनी कुछ वोकेबलरी होती है, तो उसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, हमने सभी चीज़ों को ब्रीफ में यहाँ पे डिस्कस किया है। इस PDF को ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया है। अगर आपको ये PDF नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम पे जाके इसको सर्च कर सकते हो। टेलीग्राम के फाइल सेक्शन में जाके सर्च करना दी आंसर राइटिंग मैनुअल, आपको ये PDF मिल जाएगा। ना इस लेक्चर को आप ध्यान से सुनना, क्योंकि आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपको लिखना क्या है। हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस मेंस कैटलिस्ट ग्रुप। आंसर राइटिंग स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू ले लेंगे कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्योंकि जो ये मेंस का एग्ज़ाम है ना, इट्स ऑल अबाउट योर राइटिंग स्किल। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ आप अपने दिमाग में रखो कि आंसर राइटिंग को बहुत ज़्यादा कोई हवा लेके नहीं चलना है कि ये एक रॉकेट साइंस है और आप नहीं कर सकते हो। बहुत आराम से आप आंसर राइटिंग कर सकते हो। इनफैक्ट आप आंसर राइटिंग करते हुए आ ही रहे हो। स्कूल्स में आपने आंसर राइटिंग की है, कॉलेज में आपने आंसर राइटिंग की है। जो हमारी NCERT के बुक्स होते हैं उनके लास्ट में जो क्वेश्चन होता है, तो वो भी एक काफ़ी अच्छा रिसोर्स है आंसर राइटिंग करने का। एंड दिस सेकंड थिंग इज़ कि UPSC के आंसर राइटिंग और इससे पहले जो भी आप आंसर राइटिंग किए हो, उनके बीच में जो मेन डिफरेंस है वो है कंटेंट का, वो है प्रेजेंटेशन का, वो है आप अपने आइडियाज़ को कैसे फ्लो कर रहे हो। नॉर्मली क्या होता है कि जो आंसर हम स्कूल में लिखते हैं, कॉलेज में लिखते हैं, वहाँ पे हमारे मन में जो भी आता है, जैसा भी आता है हम लिख देते हैं। बट UPSC में ऐसा नहीं है। UPSC में आपको क्वेश्चन की डिमांड को समझना होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या चाहता है, आपको सिर्फ उतना ही लिखना है। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन में मान लो 3 पार्ट हैं, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो जब आप आंसर लिखोगे आपको तीनों पार्ट को प्रॉपरली एड्रेस करना होगा, क्योंकि UPSC के आंसर्स में हर पार्ट का मार्किंग होता है। तो फर्स्ट थिंग आप क्लियर रखो कि आंसर राइटिंग से बिल्कुल घबराना नहीं है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको अपना आंसर पढ़ के भी लगे कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ, बट 15 दिन लिखने के बाद, 20 दिन लिखने के बाद जब आप आंसर लिखोगे, अपने पहले दिन के आंसर को अपने 20वें दिन के आंसर से मैच करोगे, तो आपको खुद डिफरेंस देखने को पता चलेगा कि आपने कितना इम्प्रूव किया है ना। देखो, एक अच्छा आंसर लिखने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कंटेंट। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको अपना कंटेंट कंसोलिडेट करना है। क्योंकि देखो, एक इफ़ेक्टिव आंसर आप तभी लिख पाओगे जब आपके पास नॉलेज होगा। और आपके पास नॉलेज कब होगा? जब आपके पास एक अच्छा कंटेंट होगा। क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं होगा, आपके पास कंसोलिडेटेड कंटेंट नहीं होगा, तब आप अपने आप को टेस्ट नहीं कर पाओगे। आपको टेस्ट देते वक्त, आंसर लिखते वक्त ये पता नहीं चलेगा कि अच्छा आंसर हम क्यों नहीं लिख पा रहे हैं। हमारे पास नॉलेज नहीं है या फिर हमारे पास कंटेंट नहीं है। नाउ देखो, आंसर राइटिंग से रिलेटेड बहुत से मिथ हैं। सबसे पहला है कि इट्स नॉट व्हाट टू राइट बट हाउ टू राइट। कई जगह आपने ये सुना होगा कि ये मैटर नहीं करता है कि आप क्या लिख रहे हो, बट UPSC में ये मैटर करता है कि आप अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। देखो, ये ना बिल्कुल गलत है। बिकॉज़ UPSC के आंसर में ये भी मैटर करता है कि आप क्या लिख रहे हो, और ये भी मैटर करता है कि आप कैसे लिख रहे हो। आप कुछ भी XYZ नहीं लिख सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो आपका ऐसे का पेपर आता है ना, उसमें आप मल्टीपल आइडियाज़ सुनोगे कि आप ऐसे ऐसे लिखो। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप टाइमलाइन वाइज लिखो, पहले पास्ट का लिखो, फिर प्रेजेंट का लिखो, फिर फ्यूचर का लिखो। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ पे भी आप पेस्टल अप्रोच अपना लो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरनमेंट, लीगल। इसी तरह एक आइडिया ये भी होता है कि जो आपके पास ऐसे का टॉपिक होता है, उसको पढ़ने के बाद डिफरेंट आइडिया जनरेट करने के लिए जितने आपके GS में सिलेबस है ना, फॉर एग्जांपल पेपर 1 में क्या है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोसाइटी है। पेपर 2 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, IR। पेपर 3 में इकोनॉमिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक।
पेपर 4 में एथिक्स। तो इन सारे डायमेंशंस को आप अपने दिमाग में घुमाओ, इस एस्से के टॉपिक को लिंक करो और बाद में अपने पॉइंट्स जनरेट करते जाओ, डायमेंशंस जनरेट करते जाओ। देखो एस्से में आप चाहे कोई भी फ्रेमवर्क लो, अनटिल एंड अनलेस आप एस्से की डिमांड को कंप्लीट कर रहे हो, एक होलिस्टिक एस्से लिख रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा ख़राब मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। एक एवरेज मार्क आप स्कोर कर लोगे। बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आप नहीं लिख पा रहे हो, इट्स ओके, बट एक नॉर्मल एस्से भी आप लिखोगे जहाँ पे आप मल्टीपल डायमेंशंस कवर कर रहे हो, जो एस्से का टॉपिक है सिर्फ उसके इर्द गिर्द घूम रहे हो, तब भी बहुत आराम से आप एवरेज स्कोर कर लोगे। इसीलिए यूपीएससी के आंसर में ये दोनों मैटर करता है कि आप क्या लिख रहे हो और कैसे लिख रहे हो। सेकंड थिंग इज़ कि जितने भी 20 क्वेश्चंस होते हैं हमको सब में स्टैंड आउट करना है, सब में इनोवेटिव आंसर लिखना है। देखो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास कंटेंट के कंस्ट्रेंट रहेंगे, आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट रहेगा, तो अब 20 का 20 क्वेश्चन ना बहुत अलग या फिर बहुत इनोवेटिव नहीं लिख पाओगे। यहाँ पे आप एक रूल अपना सकते हो, मैं उसको बोलता हूँ 7:2:1। इसमें जो 7 है मतलब एटलीस्ट 70% जो आपका आंसर होना चाहिए उस पर आप दिमाग लगाओ, उसको अच्छा लिखो। 20% आपके आंसर जो होते हैं वो मिड कैटेगरी के होते हैं, यहाँ पे आपको कुछ आता है कुछ नहीं आता, और बाकी 10% आपका जो आंसर होता है वहाँ पे ये हो सकता है कि आपको कोई भी आइडिया ना हो या फिर सिर्फ आपने टॉपिक का नाम सुना हो। इसको मैं क्वेश्चन के टर्म्स में कन्वर्ट करूँ तो 14 से 15 क्वेश्चन है जो आप काफ़ी अच्छा लिखो। 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आप मिड टर्म लिख सकते हो, बाकी 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपकी क्वालिटी डिग्रेड हो सकती है। तो जो ये 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं ना, इनको आप लास्ट में लिखा करो क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको पहले फोकस वहीं पे किया करो। 20 के 20 क्वेश्चन आप बहुत अच्छा नहीं लिख पाओगे, कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो ये मत सोचना कि सभी लोग 20 के 20 आंसर बहुत अच्छा लिखते हैं और मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। इसके बाद देखो हर जगह आपने ये सुना होगा कि आपको क्वेश्चन में डायग्राम बनाना है, मैप्स बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है। इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके क्वेश्चंस को स्टैंड आउट करने के लिए, प्लस आंसर में जो मोनोटनी होता है ना उसको तोड़ने के लिए। आप खुद सोचो, आप एक एग्जामिनर हो, आपको 2 आंसर शीट चेक करने को मिल रहा है। एक आंसर शीट ऐसा है जहाँ पे कोई भी डायग्राम नहीं है, कोई भी मैप नहीं है, कोई भी फ्लो चार्ट नहीं है, बस नॉवल की तरह सिंपली लाइन लिखा गया है। और वहीं दूसरा आंसर शीट है जहाँ पे आपको डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैप मिल रहा है। दोनों में से ज़्यादा आई प्लीजिंग कौन होगा, दोनों में से आप किसको ज़्यादा मार्क्स दोगे? ऑब्वियस सी बात है आपको सेकंड आंसर कॉपी ज़्यादा अच्छी लगेगी। बट यहीं पे एक कॉशन पॉइंट आता है, इस चीज़ को लोग इतना ज़्यादा ड्रास्टिकली ले लेते हैं कि हर क्वेश्चन में चाहे वहाँ पे रिक्वायर हो या ना हो डायग्राम बना देंगे, फ्लो चार्ट बना देंगे। देखो ये समझना होगा आपको कि हर क्वेश्चन में डायग्राम या फ्लो चार्ट की नीड नहीं होती है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको डायग्राम मैप बनाना होगा। डायग्राम मैप बनाने का मेन रीज़न क्या होता है? यहाँ पे सिंपल सी बात यही होती है कि आप अपने आइडियाज़ को कितनी ईजी वे में प्रेजेंट कर पा रहे हो। कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक आपको समझाना है उसके लिए आप फ्लो चार्ट का यूज़ करो, उसके लिए डायग्राम का यूज़ करो। हर टॉपिक में आप फोर्सफुली डायग्राम मैप मत घुसाना। फॉर एग्जांपल मान लो आपको पॉवर्टी ट्रैप का दिखाना है मामला कि पॉवर्टी ट्रैप कैसे है, इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाना है, तो आप इजीली समझा सकते हो कि भाई लो लेवल ऑफ एजुकेशन है, इससे क्या होता है, लो ह्यूमन कैपिटल होता है, इससे क्या होगा, लो प्रोडक्टिविटी होती है, इससे क्या होगा, लो इनकम है, इससे क्या होगा, लो एजुकेशन लेवल है। तो ये आपका एक पॉवर्टी ट्रैप हो गया। इस टाइप के कॉन्सेप्ट के लिए, इस टाइप के आइडियाज़ के लिए आप फ्लो चार्ट का यूज़ करो, डायग्राम का यूज़ करो, ना कि सिर्फ इंडिया के बारे में कुछ पूछ लिया तो आप इंडिया का मैप बना दो, चाइना के बारे में कुछ पूछ लिया तो चाइना का मैप बना दो। ऐसा नहीं करना है। जहाँ पे नीड है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, आपको वहीं पे ही डायग्राम, मैप और फ्लो चार्ट बनाना है। यूपीएससी के क्वेश्चन में आपको टेल वर्ड्स मिलेंगे, डायरेक्टिव वर्ड्स मिलेंगे, जैसे डिस्कस करना, एग्जामिन करना, क्रिटिकल एग्जामिन करना, इलुसिडेट करना, इलाबरेट करना। इसी तरह आपको 15-20 डायरेक्टिव वर्ड्स मिलते हैं। और आप कई कोचिंग को देखोगे, कई आप नोट्स देखोगे जहाँ पे हर डायरेक्टिव वर्ड्स को समझाते हुए पूरा नोट लिखा होता है कि क्रिटिकल एग्जामिन पूछेगा तो आपको ये लिखना है, एग्जामिन पूछेगा तो आपको ये लिखना है, डिस्कस पूछेगा तो आपको ये लिखना है, इलाबरेट पूछेगा तो आपको ये लिखना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये होती है, स्पेशली जो पहली बार आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, पहली बार मेंस लिख रहे हैं, वो इस पॉइंट को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि सोचते हैं कि भाई एग्जामिन है तो कुछ और लिखो, क्रिटिकली एग्जामिन है तो कुछ और लिखो, डिस्कस है तो कुछ अलग लिखना है। देखो इन सारे वर्ड्स में इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट डिस्टिंक्शन होता नहीं है, वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं होता कि भाई मान लो एग्जामिन दिया है तो हमको सिर्फ ये लिखना है और क्रिटिकली एग्जामिन दिया है तो हमको सिर्फ ये लिखना है। यूपीएससी एग्जामिनर को ऑलमोस्ट 14 से 15,000 कॉपी चेक करनी होती है और एग्जामिनर का मेन फोकस सिर्फ ये होता है कि हमको उन कॉपीज़ को अच्छा मार्क्स देना है, उनको सेलेक्ट करना है जो बाकियों से अच्छा लिखे हों। ख़राब तो देखो सभी लिखे होते हैं, बट जो कम ख़राब लिखा होता है सिलेक्शन उसी का होता है। यहाँ पे आप कुछ बेसिक चीज़ समझ लो। फॉर एग्जांपल डिस्कस दिया है, इलुसिडेट दिया है, आपका एक्सप्लेन दिया है, इलाबोरेट दिया है, सब्सटेंशिएट दिया है, इनमरेट दिया है, आउटलाइन दिया है, तो इन सारों के आंसर एक टाइप के होंगे। इसके बाद एनालाइज दिया है, क्रिटिकली एग्जामिन दिया है,
एग्जामिन दिया है, डिस्कस क्रिटिकली दिया है, तो इनके आंसर एक टाइप के होंगे। जब आप इनके आंसर लिखोगे तो बेसिकली यहाँ पे क्या करते हो, आप नरेट करते हो, कुछ एग्जांपल्स लिखते हो, लास्ट में आप समराइज़ करते हो, कंक्लूजन लिखते हो। यहाँ पे क्या करते हो, आप आइदर प्रो और अगेंस्ट का स्टैंड लेते हो, दोनों पिक्चर दिखाते हो, दोनों साइड ऑफ कॉइन दिखाते हो, लास्ट में आप कंक्लूड करते हो। तो बहुत ज़्यादा ना इसको लेकर टेंशन नहीं लेनी है कि कीवर्ड क्या दिया है और मुझे सिर्फ कीवर्ड के हिसाब से आंसर करना है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि यूपीएससी एग्जाम में रेंडमली कोई कीवर्ड पेस्ट कर देता है। इसका देखो क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी, ये भी काफ़ी डिबेट चलती है। 20 क्वेश्चन दिया गया है तो हमको 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या फिर हम इसमें से 15 क्वेश्चन अच्छे सॉल्व करें, 16 अच्छा सॉल्व करें, बाकी 3-4 रहने दें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना है। बहुत जगह आपने ये सुना होगा, कई टॉपर्स ये बोलते हैं कि जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आता है आप सिर्फ उनको अटैम्प्ट करो, लेकिन अपने दिमाग में आपको ये लेके चलना है कि आपको 20 का 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। क्योंकि मान लो आप 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन छोड़ दे रहे हो तो आपकी कॉपी सिर्फ 220 मार्क्स में इवेल्यूएट होगी। जो मैंने ऊपर बताया था ना 7:2:1, यहाँ पे रेशियो लेके चलना है। आपको 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 14-15 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो आप बहुत अच्छा लिखो, जिससे रिलेटेड आपके पास कंटेंट हो, क्वालिटी हो। 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे लिखो जो मीडियोकर लेवल के हो। 1 से 2 क्वेश्चन आप ऐसा लिख सकते हो जिसके बारे में आपको नहीं पता है, बट ऊपर ऊपर से आइडिया है, तो आप कुछ फ्लो चार्ट बना सकते हो, कुछ डायग्राम बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि मान लो आपसे एप्पल के बारे में पूछ रहा है तो आप पोटैटो के बारे में लिख रहे हो। बिल्कुल अलग नहीं लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है कि जो मुझे आता है मैं वो लिख देता हूँ, टॉपिक से रिलेटेड लिखना है। नाउ अप्रोच, आंसर राइटिंग को अप्रोच कैसे करना है, एक आंसर आपका कैसा होना चाहिए, क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको डॉट्स को कनेक्ट करने आना चाहिए। जीएस पेपर 1 का आंसर आप लिख रहे हो, उसमें एक टॉपिक सोसाइटी है, तो सोसाइटी के टॉपिक को आप सोशल जस्टिस से लिंक करो। इसको आप इकोनॉमी से भी लिंक कर सकते हो, इससे रिलेटेड कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है आप उसको लिंक करो। आंसर्स में आपको लीनियर थिंकिंग नहीं करना है, आपको लेटरल और इंटरकनेक्टेड थिंकिंग करना है। जैसे यहीं पे आप एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, डैम्स के बारे में क्वेश्चन था, और यहाँ पे थ्रेट टू डैम सेफ्टी लिखा गया है। एक पॉइंट यहाँ पे ये देखो, मिसमैनेजमेंट ड्यू टू पॉलिटिसाइजेशन ऑफ वाटर, एग्जाम्पल केरला वर्सेस तमिलनाडु ऑन मुल्ला पेरियार डैम। तो हो सकता है डैम का क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी मिले, आपको डिजास्टर मैनेजमेंट मिले, इसको आप पॉलिटी से लिंक करो, इसको आप इकोनॉमी से लिंक करो, इसको आप ज्योग्राफी से लिंक करो। तो आंसर्स लिखते वक्त आप ये कोशिश करना कि आप मल्टीपल डायमेंशंस कवर कर रहे हो, प्लस आप डिफरेंट पॉइंट्स को जोड़ रहे हो। इससे ये मैसेज जाता है कि आपको किसी टॉपिक का होलिस्टिक नॉलेज है। जैसे यहीं पे देखो, यूपीएससी के सिलेबस को आप लिंक कर सकते हो। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एक साथ हो सकता है। पेपर 1 में जो आपका सोसाइटी है, पेपर 2 में सोशल जस्टिस है, इसको आप एक साथ लिंक कर सकते हो। उसी तरह पेपर 1 का ज्योग्राफी, पेपर 3 का इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, इसको आप एक तरीके से लिंक कर सकते हो। नेक्स्ट आपका पॉलिटी हो गया। इसके बाद आप देखो गवर्नेंस का टॉपिक GS2 में भी है और GS4 में भी है, इसको एक साथ लिख सकते हो। जो आपके GS2 का IR है और GS3 का इंटरनल सिक्योरिटी है, इनको आप एक साथ मिला के लिख सकते हो। क्योंकि जब आप सिक्योरिटी की बात करोगे तो इंटरनल सिक्योरिटी की भी बात करोगे, एक्सटर्नल की भी बात करोगे। जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है वो कहीं ना कहीं हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को अफेक्ट करता ही है। इवन आपने ये भी सुना होगा कि इंडिया जो है वो 2.5 फ्रंट पे फाइट कर रहा है। एक फ्रंट आपका पाकिस्तान का हो गया, एक फ्रंट आपका चाइना का हो गया, और जो हाफ फ्रंट है वो आपका नक्सलिज्म हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया। ठीक है, इसका देखो आपका इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस एंड टेक एक अलग टॉपिक है ये, फाइनल एथिक्स। तो टॉपिक को आपको लिंक करने आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट टॉपिक्स को, डिफरेंट पॉइंट को एक साथ मिला के कैसे लिखते हैं। इस PDF को भी मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। तो मान लो आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल GS2 का गवर्नेंस पढ़ रहे हो, तो उसके साथ आपका GS4 का भी गवर्नेंस कंप्लीट होगा। नेक्स्ट देखो, आपको क्वेश्चन का हर एक पार्ट आंसर करना है और हाईलाइट करके आपको बताना है एग्जामिनर को कि मैंने हर पार्ट को आंसर किया है। जैसे आप इसी क्वेश्चन में देखो, एक पार्ट ये था कि आपको डैम सेफ्टी के थ्रेड बताना है, तो प्रॉपर्ली यहाँ पे बॉक्स बना के विजिबल किया गया है। दूसरा था कि आपको बताना है कि क्या क्या स्टैट्यूटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है, उसको यहाँ पे बॉक्स बना के काफ़ी ऑब्वियस किया गया है। उसी तरह इस क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज़ इंडिया प्लान टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन एंड हाउ विल इट बेनिफिट आवर स्पेस प्रोग्राम। तो सबसे पहले फीचर्स बताया गया है, हाउ इट विल बेनिफिट आवर स्पेस प्रोग्राम प्रॉपर्ली यहाँ पे देखो बताया गया। और यहाँ पे भी डिफरेंट डायमेंशंस को इंक्लूड किया गया है। साइंटिफिक डायमेंशंस क्या हो गया, इंटरनेशनल डायमेंशंस क्या हो गया, और इकोनॉमिक डायमेंशन क्या हो गया। स्पेस स्टेशन एक साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे इंटरनेशनल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन दोनों को कवर किया गया है। इस तरीके से आपको कोई और डायमेंशन आता है तो आप उसको भी खोल सकते हो। एक पॉइंट यहाँ पे ये भी ध्यान दो, ये जो क्वेश्चन था ना वो 10 मार्क्स का था, तो यहाँ पे कोशिश किया गया है कि 10 पॉइंट लिखा जाए। यहाँ पे 9 पॉइंट्स तक लिखा गया है। एक पार्ट क्वेश्चन का ये था। एक चीज़ आप और ध्यान देना कि मान लो आपके पास 10 पॉइंट नहीं है ना, तब आप ये नंबरिंग मत देना, ठीक है। तब वहाँ पे आप चाहे
डॉट बना सकते हो या फिर आप एरो बना सकते हो, क्योंकि जब आप नंबरिंग दोगे तो आपको मेक श्योर करना होगा कि 10 मार्क का क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे 10 पॉइंट लिखूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि सिर्फ 3 पॉइंट लिखने के लिए आप 1 2 3 नंबरिंग दे सकते हो। 2 या 3 पॉइंट लिखने के लिए आप एरो बना दो या फिर डॉट दे दो। जब ज़्यादा पॉइंट लिखा करो तब आप वहाँ पर नंबरिंग दिया करो, ठीक है। ये तो रही आपकी प्रेजेंटेशन की बात। इसके बाद क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, फ्लो क्या होना चाहिए, प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, बहुत मैटर करता है। जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको प्रॉपरली अंडरलाइन करना, जो मैप है उनको लेबल करना, डायग्राम को लेबल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नॉर्मली हैपहैज़ार्डली ऐसा नहीं कि यहाँ पे डायग्राम बना दिए, यहाँ पे मैप बना दिए। जब भी आप मैप बनाओ, जब भी आप डायग्राम बनाओ तो उसको प्रॉपर लेबल करो। फॉर एग्जांपल मान लो आप इंडिया का मैप बना रहे हो तो आप इतने एरिया में इंडिया का मैप बनाओ, और मैप बनाने के बाद यहाँ पे ना आप लिखो कि ये फिगर नंबर कौन सा है। जैसे मान लो फिगर 1.1 किस चीज़ का ये डायग्राम है, ठीक है। इसके बाद जब आप दूसरे क्वेश्चन में लिखो तो आप लिखो फिगर 1.2 या फिर 2.2। इस तरीके से एग्जामिनर जब आपका देखेगा क्वेश्चन, एग्जामिनर आपका पेपर जब देखेगा, लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते उसको भी पता रहेगा कि आपने पेपर में कितने डायग्राम बनाए हैं, पेपर में कितने मैप बनाए हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं, बट ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आप अपने आंसर प्रेजेंटेशन से ही आराम से 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर कर सकते हो। तो जब भी आप मैप बनाना या फिर कोई डायग्राम बनाना तो उसको आप बॉक्स में रखना और यहाँ पे आप लेबल कर देना कि किस चीज़ का ये मैप है, ठीक है। नाउ अपने पॉइंट्स को ना आपको प्रायोरिटाइज़ करना है। मान लो आपको 6 पॉइंट आ रहा है, 7 पॉइंट आ रहा है, 6-7 पॉइंट में से 4 पॉइंट ऐसे हैं जो काफ़ी कॉन्क्रीट पॉइंट हैं, वहाँ पे आपको एग्जांपल याद आ रहा है, कोई कमेटी का नेम याद आ रहा है, कोई डेटा याद आ रहा है। तो जो हाइलाइटिंग पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आप पहले लिखा करो, और जो जनरल पॉइंट्स हैं, जो बेसिक पॉइंट्स हैं, उनको आप बाद में लिखो। क्वेश्चन पेपर में आप क्वेश्चन स्पेसिफिक कीवर्ड यूज़ किया करो। कीवर्ड्स मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। जैसे देखो ये काफ़ी कीवर्ड्स हैं, ये एजुकेशन का हो गया, ये एनवायरनमेंट रिलेटेड हो गया, ये इकोनॉमी रिलेटेड हो गया। इस तरह आप कीवर्ड यूज़ किया करो। इससे क्या होता है कि जो आपका क्वेश्चन रहता है ना, जो आपका आंसर रहता है बेसिकली, वो शॉर्ट रहता है, क्रिस्प रहता है, आपका टाइम बचता है, आपका वर्ड लिमिट बचता है। इसके साथ जो भी आप पॉइंट लिखो, कोशिश करना कि बहुत लंबा लंबा पॉइंट ना हो, क्रिस्प हो, शॉर्ट हो, टू द पॉइंट हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो सिंपली एक पॉइंट लिखा गया है, एग्जाम्पल लिखा गया है, एक छोटा पॉइंट है। यहाँ पे देखो एक छोटा पॉइंट है, यहाँ पे देखो सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं। तो जितना आप छोटा पॉइंट लिखोगे पहला, उतनी आप गलतियां कम करोगे। दूसरा, उतना टाइम आप बचा पाओगे। तीसरा, उतना वर्ड लिमिट बचा पाओगे। चौथा, आपका जो आंसर रहेगा वो थोड़ा प्रेजेंटेबल रहेगा। प्लस अगर आप छोटा पॉइंट लिखते हो तो एग्जामिनर उसको पढ़ता भी है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन यहाँ देखो जहाँ पे शॉर्ट पॉइंट्स लिखे गए हैं, मैक्स टू मैक्स 2 लाइन के। वहीं पे आप यहाँ देखो, यहाँ पे 3 लाइन के पॉइंट्स लिखे गए हैं, तो आपको देखने से भी ज़्यादा प्रेजेंटेबल ये लगेगा। उसी तरह यहाँ देखो एक एक लाइन के पॉइंट्स लिखे गए हैं। जो फीचर्स है, जो भी आपको आर्ग्यूमेंट्स लिखना है, कोशिश करो कि जितना शॉर्ट लिख सको, जितना टू द पॉइंट लिख सको, और जितना कीवर्ड यूज़ कर सको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कीवर्ड यूज़ करने से ये होता है कि आप एक वर्ड में, एक सिंपल लाइन में बहुत चीज़ें, बहुत आइडियाज़ आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने कीवर्ड्स की बात कर ली, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे एक पूरे एक पेज मैप बनाया गया है, क्योंकि स्पेसिफिकली क्वेश्चन ने बोला है कि ऑन द मैप ऑफ इंडिया अटैच हियर विथ इलस्ट्रेट द रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि आपको इंडिया के मैप में जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड पॉइंट है उनको लिखना है, इसलिए यहाँ पे इतना बड़ा मैप बनाया गया है। बट यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मैप को ऐसे रैंडमली नहीं बनाना है, प्रॉपर इसको एक आप यहाँ बॉक्स में लिखो, और यहाँ पे आप आराम से मेंशन कर सकते हो किस चीज़ का ये मैप है। जैसे देखो यहाँ पे ये एक फ्लो चार्ट बनाया गया है, इसको आप प्रॉपरली ये बॉक्स में लिखो, सीधे यहाँ लिख सकते हो। जैसे यहाँ लिखा गया ना फिगर किस चीज़ का है, फिगर के आगे आप यहाँ पे नंबर लिख देना कि ये कौन से नंबर का फिगर है, फिगर 1.1 है या फिर 1.2 है। इस तरीके से आप लेबल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो आपको यूज़ करना है। ये कीवर्ड्स मैं आपको और भी दूंगा, यहाँ पर सिर्फ एक सैम्पल है कि आप कैसे कैसे कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो। जैसे एक बहुत फेमस कीवर्ड है वोकल फॉर लोकल, या आप ग्लोबलाइजेशन में यूज़ कर सकते हो। इसके बाद 5 आइज ऑफ रैपिड डेवलपमेंट का पेपर जो GS1 में है वहाँ यूज़ करो, GS3 में उसको यूज़ करो। इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन। इसके बाद GS3 में आप सप्लाई चेन से रिलेटेड क्वेश्चन में आप रेजिलिएंट सप्लाई चेन, ये कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, ये टर्म यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट देखो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की बात करें हम GS3 में, तो हमको इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन चाहिए, ना कि एक्सट्रैक्टिव। ये आप टैक्स टेररिज्म के टर्म्स में यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट देखो फ्रॉम होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच टू होल ऑफ कंट्री अप्रोच या फिर होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, ये कहाँ यूज़ कर सकते हो। मान लो आप इंक्लूसिव डेवलपमेंट का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, वहाँ पे कोई आंसर लिखना है, या फिर इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन, तो वहाँ पे ऐसा पॉइंट यूज़ कर सकते हो। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच क्या होता है, बेसिकली जब गवर्नमेंट की एजेंसीज़, गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट की पब्लिक एजेंसीज़ कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करती है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए,
तब हम उसे कहते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट की एजेंसीज इन्वॉल्व रहती हैं, बट जो होल ऑफ कंट्री अप्रोच है, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच है, ये एक ब्रॉडर टर्म है। यहाँ पे हम पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक एजेंसी से बाहर निकल के, उससे बियॉन्ड देख के सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हैं। चाहे आप इंडिविजुअल की बात करो, फैमिलीज़ की बात करो, कम्युनिटीज़ की बात करो, एनजीओज़ की बात करो, सिविल सोसाइटीज़ की बात करो, मीडिया की बात करो, प्रेशर ग्रुप की बात करो, सब लोग यहाँ पे काम करते हैं। उसी तरह कई बार एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट का डिबेट चलता है, तो वहाँ पे ये पॉइंट यूज़ कर सकते हो, ट्रिपल बॉटम लाइन फार्मूला, पीपल, प्रॉफिट, प्लेनेट। हमको तीनों को ध्यान में रखना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट वन, पॉलिसी पैरालिसिस। इसके बाद देखो, क्रोनी सोशलिज्म टू स्टिग्मेटाइज कैपिटलिज्म। इकोनॉमिक सर्वे ने इसकी बात की थी, शायद इकोनॉमिक सर्वे 2020 में इसकी बात की गई थी। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हमको ईज़ ऑफ लिविंग पे भी फोकस करना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये आप इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हो, कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हो। ब्रिटिश राज टू बिलियनियर राज, जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट है कि ना सिर्फ दुनिया में भी, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी है। इंडिया का 10% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो 77% ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ होल्ड करता है। वहाँ पे आप ये पॉइंट यूज़ कर सकते हो कि वी हैव मूव्ड फ्रॉम ब्रिटिश राज टू बिलियनियर राज। नेक्स्ट, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए आप ब्लू स्काई थिंकिंग यूज़ कर सकते हो। इकोनॉमी रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, सप्लाई चेन रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में आप ये प्रॉब्लम यूज़ कर सकते हो दैट देयर इज़ अ गैप बिटवीन मैक्रो प्लानिंग एंड माइक्रो इम्प्लीमेंटेशन। उसी तरह कुछ एजुकेशन के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं यहाँ पे। 4 Ds ऑफ एजुकेशन, डिमांड, डेमोग्राफी, डीरेगुलेशन एंड डेमोक्रेसी, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, मशरूमिंग ऑफ डिग्री शॉप। हर सिटी में, हर स्टेट में आप मल्टीपल कॉलेजेस देखोगे, क्वालिटी बिल्कुल लो लेवल की है। आए दिन आपको ये सुनने को मिलेगा कि यूजीसी ने इतने कॉलेजेस का डिग्री कैंसिल कर दिया, इतने कॉलेजेस का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। तो ये सब क्यों है? बिकॉज ऑफ मशरूमिंग ऑफ डिग्री शॉप। उसी तरह एनवायरनमेंट से रिलेटेड कीवर्ड हैं। यहाँ देखो, मैंने आपको बताया था ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मल कोर सेक्रेटरी थे मिस्टर अनिल स्वरूप। उन्होंने एक इंटरव्यू में बात बोली थी कि इंडिया में किसी भी आइडिया को फंक्शन करने के लिए, किसी भी आइडिया को इफेक्टिवली फ्रूटिफाई करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, स्केल करने के लिए इन 8 पैरामीटर्स को फुलफ़िल करना पड़ता है। वो आइडिया सोशली डिज़ायरेबल हो, पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल हो, फाइनेंशियली वायबल हो, एडमिनिस्ट्रेटिवली डूएबल हो, जुडिशली टेनेबल हो, टेक्नोलॉजिकली फीजेबल हो, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो और इमोशनली रिलेटेबल हो। तो ये जो 8 कीवर्ड हैं, इनको आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हो और ऐसे कीवर्ड्स आपके वर्ड्स को सेव करते हैं, आपके टाइम को सेव करते हैं ना। इसके बाद हम जीएस वाइज टेम्पलेट देखते हैं कि किन टॉपिक्स में, किन पेपर में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, किस तरीके से आप उन पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। सबसे पहले GS1 में जो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आते हैं, मेनली यहाँ पे देखोगे तो आपको क्वेश्चन आर्किटेक्चर पे मिलेगा, लिटरेचर पे मिलेगा, डायनेस्टी पे मिलेगा या फिर किसी पर्सनैलिटी पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखना कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको एनालिसिस प्रोवाइड करना है और अगर कहीं डायग्राम बना सको तो बना दो। फॉर एग्जांपल आर्ट एंड कल्चर में आप रॉक कट आर्किटेक्चर का बना सकते हो, कॉइन्स का डायग्राम बना सकते हो, टेम्पल आर्किटेक्चर का डायग्राम बना सकते हो। तो ये सारे डायग्राम्स आप आराम से शो कर सकते हो। देखो, जो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन होते हैं उनका इंट्रोडक्शन आप टाइम पीरियड से कर सकते हो। मान लो कोई क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, यहीं देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, पाला पीरियड इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म इन इंडिया, इनुमरेट। तो जो इसका इंट्रोडक्शन है आप इसके पीरियड से कर सकते हो। पाला पीरियड कब से कब तक था। जैसे यहीं पे एक क्वेश्चन देखो, ये था ना, डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। तो यहाँ पे गुप्ता पीरियड कब से कब तक था, चोला पीरियड कब से कब तक था, इससे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर पीरियड में कोई पर्टिकुलर एम्परर होता है, कोई पर्टिकुलर रूलर होता है जो आर्ट एंड कल्चर को, लिटरेचर को पैट्रोनेज देता है, तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके बाद देखो, भले ही हिस्ट्री का क्वेश्चन जो होता है स्टैटिक होता है, बट उसको आप इकोनॉमी से, सोसाइटी से, पॉलिटी से, एडमिनिस्ट्रेशन से, रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है और प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या उसका सिग्निफिकेंस है, वहाँ से आप लिंक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करो तो वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम थे। इससे आप ये सिग्निफाई कर सकते हो कि आज से हज़ारों साल पहले भी सफाई पे लोगों का कितना ज़्यादा ध्यान था। उसको आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट से रिलेट कर सकते हो। जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान है ना, वहाँ से आप उसको रिलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप मल्टीपल इंटरकनेक्शन बना सकते हो, लेटरल लिंकेजेस कर सकते हो। जब भी आप कंक्लूड करो तो कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है उसको आप इंक्लूड कर लो। जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है, आर्टिकल 49, आर्टिकल 51A, ये आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, इसको आप लिंक कर सकते हो। यहाँ पे देखो कुछ सैम्पल आर्ट एंड कल्चर के आंसर्स हैं। जैसे यहाँ क्या पूछा था, द कंट्रीब्यूशन ऑफ भक्ति मूवमेंट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ ए बॉडी ऑफ डिवोशनल लिटरेचर इन वर्नाकुलर लैंग्वेज इज एज सिग्निफिकेंट एज इट्स लिबरल सोशल लैंग्वेज टीचिंग दैट हैड अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ मेडिवल हिस्ट्री डिस्कस। तो देखो, इसका जो
इंट्रोडक्शन है कैसे किया गया है। द वर्ड भक्त कमिंग फ्रॉम भज participating in divine marked personal sense of devotion to God which began in the 7th century in South India। तो कहाँ स्टार्ट हुआ, कहाँ इसका पैट्रोनेज हुआ, क्या टाइमलाइन था, इससे आप इंट्रोडक्शन कर सकते हो। यहाँ पे डेवलपमेंट की बात पूछा है तो उसको आप मैप के थ्रू दिखा सकते हो। मैप के थ्रू दिखाया गया है कहाँ पे कौन सा भक्ति लिटरेचर डेवलप किया था। जैसे मीराबाई यहाँ पे हो गया, यहाँ पे तुकाराम जी हो गए, यहाँ पे गुरु नानक जी हो गए, कबीर जी हो गए यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ध्यान देखो, ये सेकंड पार्ट है। आप जो सेकंड पार्ट है ना उसको बॉक्स में लिख दिया करो, ऐसे प्रॉपर दिखे कि आपने सेकंड पार्ट को भी आंसर किया है। और फाइनली यहाँ पे कंक्लूड किया गया है। देखो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। मैंने दोनों क्वेश्चन जानबूझ के सेम लगाया है ताकि आप ये देख सको कि अप्रोचेस कितने अलग अलग हो सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसा ही आंसर लिखना है, आप अलग तरीके से भी अपना आंसर प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे यहीं पे देखो, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ मैप के थ्रू समझा दिया था सब कुछ। यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा मैप बनाया, बाकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। तो देखो डिपेंड ये करता है कि आपके पास कंटेंट कितना अच्छा है, कंटेंट कितना एनरिचिंग है, उस हिसाब से आप अपना आंसर प्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद देखो हम यहाँ पे हिस्ट्री की बात करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे हो गया, यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया। फैक्चुअल डेटा के साथ साथ आपको एनालिसिस करना है। जहाँ मैप रिक्वायर्ड हो आप मैप बना सकते हो। जैसे यहीं पे देखो, यहाँ पे एक मैप बनाया, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का क्वेश्चन था ये। यहाँ पे एनालिसिस भी आपको करना है। जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी लिखनी होती है। आप फ्रीडम फाइटर्स का नाम लिखा करो, आप गवर्नर जनरल का नाम लिखो, आप एक्ट्स का नाम लिखो, ठीक है। जो कांग्रेस का सेशन हुआ आप उसके नाम लिखो। ये सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे तो आपका आंसर बहुत ही जनरल नहीं लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत बेसिक आंसर है, हिस्ट्री स्पेसिफिक लगेगा। और जब भी आप हिस्ट्री के मान लो किसी क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हो, किसी क्वेश्चन में आपको कंक्लूजन लिखना है, तो कंक्लूजन में ना क्या किया करो कि एक इवेंट को दूसरे इवेंट से लिंक कर दिया करो। फॉर एग्जाम्पल एनसीएम पे क्वेश्चन आया है तो कंक्लूड करके ये बता दो कि एनसीएम के बाद कैसे चौरी चौरा होता है। सिर्फ एक लाइन बता के आप दो इवेंट को लिंक कर सकते हो। और दूसरे लिंकेज की बात करूँ तो जो आप बॉडी में कर सकते हो, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, उसके पहले जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, उसके पहले जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, उसके पहले जो गदर मूवमेंट हुआ था, इन सब चीज़ों को आप लिंक कर सकते हो कि ये सारी चीज़ें कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को अफेक्ट की। तो एक इवेंट को दूसरे इवेंट से लिंक करो, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में यही हुआ है, कुछ हुआ है जिसकी वजह से कुछ करना पड़ा है। हिस्ट्री के क्वेश्चन में कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस पे फोकस रखो, क्या कॉज रहे हैं, क्या रीज़न रहे हैं किसी पर्टिकुलर इवेंट को होने की वजह से, और उस इवेंट के होने के बाद उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं। नेक्स्ट देखो, इंट्रोडक्शन की हमने बात कर ही ली है, आप इंट्रो कर सकते हो उस इवेंट के बारे में बता के। एनसीएम के बारे में पूछा तो एनसीएम के बारे में थोड़ा कुछ लिख दो, किसका कंट्रीब्यूशन था, कौन कौन से लीडर्स इन्वॉल्व थे, क्या उसका टाइम पीरियड था। आप इसके थ्रू सिंपल इंट्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ हिस्ट्री के सैम्पल्स क्वेश्चन हैं, आप देख लेना इसको। इसके बाद इंडियन सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इंडियन सोसाइटी में जितने भी कीवर्ड्स दिए गए हैं, जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं, उनका आप एक बेसिक डेफिनेशन प्रिपेयर कर लो। जैसे ये देखो, जो मैंने GS1 का डिकोडेड सिलेबस बनाया था, यहाँ पे आप सोसाइटी सेक्शन में जाओ, ये आपके पास टॉपिक है सेलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो आपको फीचर पता होना चाहिए, सोसाइटी कैसे चेंज हो रही है। यहाँ पे डाइवर्सिटी दिया तो डाइवर्सिटी का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, टाइप पता होना चाहिए। उसी तरह जैसे अर्बनाइजेशन है तो उसका टाइप पता होना चाहिए, उसका आपके पास एक डेफिनेशन होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन आपके पास होना चाहिए। सोशल एम्पावरमेंट का डेफिनेशन आप एक प्रिपेयर कर लो। कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, इन सब का एक शॉर्ट, एक क्रिस्प डेफिनेशन प्रिपेयर कर लो, ताकि आंसर में इंट्रोड्यूस करते वक्त बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े। GS1, GS2, GS3 के जितने भी डिकोडेड PDF थे मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल दिया है, आप उसको डाउनलोड कर लेना। मैं इस ग्रुप में भी उसको डाल दूंगा अलग से। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि आपको डेफिनेशन प्रिपेयर करना है। इसके बाद सोसाइटी ना एक इवॉल्विंग टॉपिक है, एक डायनेमिक टॉपिक है, तो यहाँ पे आप करंट अफेयर के लिंकेजेस डाला करो। फॉर एग्जांपल लिव इन रिलेशनशिप हो गया, ये करंट अफेयर टॉपिक है। इसके साथ आपने शायद सुना होगा कि आजकल जो जैसे ब्यूरोक्रेट हो गए, IAS ऑफिसर्स, IPS, जिनके कार्डर अलग अलग होते हैं, उनके मैरिजेज़ में एक प्रॉब्लम आ रही है जिसको हम लोग कहते हैं वीकेंड मैरिजेज़। एक साथ वो रह नहीं पाते, इसलिए वो सिर्फ वीकेंड में मिलते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग वीकेंड मैरिजेज़, ठीक है। तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट हैं, सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हैं, जिनको आप मेंशन किया करो, करंट अफेयर को लिंक किया करो। नेक्स्ट, जो भी आप सोसाइटी के आंसर्स लिखो उसको मल्टीपल डायमेंशन से कवर करो, मल्टीपल डायमेंशन से लिंक करो कि किसी पर्टिकुलर चीज़ का इम्पैक्ट इंडिविजुअल पे क्या हो रहा है, सोसाइटी पे क्या हो रहा है, नेशन पे क्या हो रहा है, इकोनॉमी पे क्या हो रहा है। मान लो ग्लोबलाइजेशन ही है तो उसका इम्पैक्ट इंडिविजुअल पे क्या हो रहा है, वीमेन पे क्या हो रहा है, सोसाइटी पे क्या हो रहा है, नेशन पे क्या हो रहा है, इकोनॉमी पे क्या हो रहा है, इवन ट्राइबल्स पे क्या हो रहा है। सो ट्राई टू लिंक योर सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट विथ मल्टीपल टॉपिक्स। नेक्स्ट, आप कंक्लूजन में कोई गवर्नमेंट स्कीम मेंशन कर सकते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से आप कंक्लूड कर सकते हो, गोल नंबर 1, 2, 5, 10। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल यूज़ कर सकते हो, सोसाइटी से रिलेटेड, सोशल जस्टिस से रिलेटेड।
नेक्स्ट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में मान लो कोई कॉन्सेप्ट आपसे पूछ रहा है तो आप उसके डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो। मान लो एयर मास पूछ रहा है तो एयर मास को आप डिफाइन कर सकते हो, उससे रिलेटेड फिनोमिना डिफाइन कर सकते हो, उसका मैप बना सकते हो, डायग्राम बना सकते हो। ज्योग्राफी में आपके पास बहुत स्कोप रहता है डायग्राम बनाने का। जहाँ भी आपको मौका मिले, जहाँ भी आपको लगेगा कि डायग्राम क्वेश्चन से रिलेवेंट है, वहाँ पे आप डायग्राम बना दिया करो। और डायग्राम्स आपको कहाँ से मिलेगा? आपको सिंपल इफेक्टिव डायग्राम एनसीईआरटी से मिलेगा। तो जो भी डायग्राम एनसीईआरटी में दिया गया है ना, उसको आप आराम से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी का डायग्राम बहुत ही सिंपल है। दूसरी चीज़ ये कि आप ना 5 से 10 सेकंड में कैसे इंडिया का मैप बनाया जाता है, कैसे वर्ल्ड का मैप बनाया जाता है, ये सीख लेना। ऑलमोस्ट हर जीएस में आपको काम देगा। इसके बाद आपने क्वेश्चन को ना थोड़ा स्पेसिफिक रखा करो। फॉर एग्जांपल 2-3 साल पहले ही क्वेश्चन आया था सरकम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो इस आंसर को लिखते वक्त आप पहले इसका डायग्राम बना सकते हो, किस एरिया को सरकम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। उसके बाद वहाँ पे कुछ प्लेसेस का एग्जांपल लिख दो, कुछ वॉल्केनोस का एग्जांपल लिख दो। इससे क्या होता है कि आपका आंसर बहुत ही स्पेसिफिक हो जाता है, वेग नहीं लगता है। एंड सेकेंड लास्ट जो मैंने मैप की बात की है, आप सिंपल मैप्स एनसीईआरटी से उठा सकते हो, जैसे लैंडफॉर्म के हो गए, रेनफॉल पैटर्न का हो गया, क्लाइमेटिक फिनोमिना, वेजिटेशन का मैप हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी मैप हो गया, नेचुरल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का मैप हो गया, अर्थक्वेक का कौन कौन सा रीजन है, लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ कौन कौन से है। लास्टली कंक्लूड करते वक्त आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का यूज़ करो। गोल नंबर 13, 14, 15 है। सेंडाई फ्रेमवर्क, गवर्नमेंट के क्या क्या एफर्ट लिया जा रहा है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। कोई रिसेंट इंसिडेंट हुआ है, कोई डिज़ास्टर हुआ है, आप उसको मेंशन कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे उत्तराखंड टनल डिज़ास्टर था तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप रेटहोल माइनिंग का भी यूज़ कर सकते थे। लास्टली जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं आप उनको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ सोसाइटी के सैम्पल्स आंसर है, इनको आप देख लेना। यहाँ पे आप कुछ चीज़ ध्यान दो, जब भी आप आंसर देखते हो ना तो 2-3 चीज़ें आप नोटिस किया करो कि इंट्रोडक्शन कैसे किया गया है। इसके बाद देखो हर सेक्शन को प्रॉपरली आंसर किया गया है। पहला ये टॉपिक था रीजनलिज्म इन इंडिया इज़ नॉट मियरली अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंसेस इन आइडेंटिटी एंड जियोग्राफी बट ऑल्सो अ सेंस ऑफ डेप्रिवेशन अमंग पीपल रिजल्टिंग फ्रॉम एसिमेट्रिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंस इन आइडेंटिटी एंड जियोग्राफी पहला पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट क्या था? इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ एसिमेट्रिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देखो स्क्यूड डेवलपमेंट रिमेन्स मेजर कॉज ऑफ रीजनलिज्म, इसके लिए यहाँ पे 3-4 पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हर सेक्शन का आंसर करना है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में भी इसकी बात करेंगे कि आपको स्पेसिफिकली इंट्रो कैसे करना होता है, क्योंकि अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, उनके अलग अलग इंट्रोडक्शन होते हैं। कहीं आप डेटा से इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कहीं आप आर्टिकल से कर सकते हो, कहीं ऐसा हुआ कि आप डेफिनेशन से कर दो। तो कितने मल्टीपल तरीके होते हैं किसी आंसर को खोलने की, हम उसकी बात भी करेंगे। यहाँ पे कुछ सैम्पल्स आंसर आप इनको देख लेना। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं GS2 के। GS2 का जो पहला टॉपिक है वो है पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस। यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन कैसे कर सकते हो, जो भी आपने स्टैटिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना उससे आप इंट्रोडक्शन कर सकते हो, चाहे आप आर्टिकल के थ्रू करो, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है उससे करो, कोई अमेंडमेंट आपने पढ़ा है या फिर कोई रिसेंट केस हुआ है। अपने आंसर्स को ऑथेंटिक बनाने के लिए, ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं जो आपको इंक्लूड करना होगा। सिर्फ आप अपने मन से बात मत लिख देना। जब भी कोई स्टेटमेंट लिखो तो कोशिश करो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, किसी कमेटी के रिकमेंडेशन से उसको बैक करो। जैसे ARC का रिकमेंडेशन हो गया, लॉ कमीशन का हो गया, NCRWC, सरकारिया कमीशन, कोई इंटरनेशनल प्रैक्टिस हुआ है तो उसको आप मेंशन कर सकते हो। ADR रिपोर्ट को आप कोट कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल को आप कोट कर सकते हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, DPSP, सेपरेशन ऑफ पावर, सेंटर स्टेट रिलेशन, जुडिशरी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इनसे रिलेटेड आप आर्टिकल्स याद कर लेना, क्योंकि बहुत जगह आप इनको कोट कर पाओगे। इसके बाद सोशल जस्टिस में, गवर्नेंस में बहुत से बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आप यूज़ कर सकते हो। जैसे गवर्नेंस के लिए सर्वोत्तम मॉडल हो गया, कुदुमश्री हो गया, असर रिपोर्ट हो गया, इसके डेटा को आप यूज़ कर सकते हो। ओपन प्रिजन कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर सकते हो। क्रिमिनल जस्टिस में अमर्त्य सेन का आइडिया ऑफ जस्टिस कैपेबिलिटी अप्रोच, इसको यूज़ कर सकते हो। सोशल कैपिटल एज अ कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। अली बाबा का टैबू विलेज है, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हो आप। मुलगांवकर प्रिंसिपल हो गया, शैडो कैबिनेट जो यूके में, उसको यूज़ कर सकते हो। फूड फोर्टिफिकेशन, अराकोनॉमिक्स, ये सारे इकोनॉमिक्स के, गवर्नेंस के टर्म्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो टू ऐड वैल्यू टू योर आंसर। कुछ और कीवर्ड्स यहाँ देखो, जैसे इको चैम्बर हो गया, शैडो पैंडेमिक, इन्फोडेमिक, इनविजिबिलाइजेशन ऑफ वीमेन वर्क, 4 C's ऑफ फेडरलिज्म, कोलैबोरेशन, कंसेंसस, कोऑर्डिनेशन एंड कंसल्टेशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिविंग है, ट्रांसफॉर्मेटिव है। गोल्डन ट्रायंगल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर राइट्स कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। आप ऐसे बना दो, ये आपका गोल्डन ट्रायंगल हो गया, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। ठीक है, इसके बाद देखो कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड टू बेसिक डॉक्ट्रिन, प्रेसिडेंट रूल हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, गवर्नर हो गया। तो ऐसे जजमेंट्स को ना आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो।
आने वाले दिनों में जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं मैं उनको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लेना। देखो आप पूरी मेहनत पूरा टाइम समझने में लगाओ, सिखा मैं आपको दूंगा सब कुछ। इसके बाद GS2 का जो IR का टॉपिक है, इसमें क्या करना है आप ना कि अलग अलग कंट्रीज़ के साथ इंडिया के क्या रिलेशन है, एक बेसिक बैकड्रॉप जान लेना, बेसिक हिस्टोरिकल प्रीमाइस आप जान लेना, जिससे आपको इजीली ये समझ में आएगा कि करंट में उनके डायनेमिक्स कैसे चेंज हो रहे हैं। मल्टीपल डायमेंशंस में आप IR को कवर कर सकते हो, जैसे यहाँ पे डिफरेंट डायमेंशंस दिया गया ना, इन सारे डायमेंशंस पे आप IR के आंसर्स लिख सकते हो। जैसे पीपल टू पीपल एक्सचेंज होता है, हाई लेवल एक्सचेंज होता है, बायलैटरल इंस्टीट्यूशंस में क्या एंगेजमेंट है, सिक्योरिटी एंड बॉर्डर मैनेजमेंट का क्या इशू है, हिस्टोरिकल कैसा रिलेशन रहा है, रिसोर्स शेयरिंग आपका एक डायमेंशन हो गया, बायलैटरल ट्रेड आपका हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, पीपल टू पीपल एक्सचेंज हो गया, इंडियन डायस्पोरा हो गया। ये सारे डायमेंशन है जो आप फॉरेन रिलेशन से लिंक कर सकते हो। IR के भी कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जैसे 3 C's ऑफ डायस्पोरा, कनेक्ट, कॉन्ट्रीब्यूट, सेलिब्रेट, चेकबुक डिप्लोमेसी जो चाइना करता है, ब्रीड बाय 1000 कट ये पाकिस्तान करता है, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, वैक्सीन डिप्लोमेसी, चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंट करने के लिए इंडिया का नेकलेस ऑफ डायमंड क्या है, 4Ds डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी, डिफेंस, डिप्लोमेसी, पंचशील टू पंचामृत कैसे हमारा अप्रोच चेंज हो रहा है, मल्टीलेटरलिज्म, वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन, 2.5 फ्रंट वॉर, चाइना का प्रिंसिपल स्ट्रेटजी, बैकडोर डिप्लोमेसी क्या होता है। इसके बाद IR का टॉपिक कंक्लूड करने के लिए मल्टीपल जगह आप बैंडुंग प्रिंसिपल का यूज़ कर सकते हो, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सोवर्निटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, नॉन इंटरवेंशन, नॉन इंटरफेरेंस, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट फॉर जस्टिस एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। इन कीवर्ड्स को ना आप याद कर लेना, क्योंकि ये आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट हो गया, सोवर्निटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हो गया, नॉन इंटरवेंशन हो गया। इन कीवर्ड्स को डायरेक्टली आप अपने आंसर्स में हाईलाइट कर सकते हो। यहाँ कुछ पॉलिटी के सैम्पल आंसर्स आप उनको देख लेना। नेक्स्ट GS3 की बात करते हैं। GS3 में पहला टॉपिक आपका इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमी के क्वेश्चन को आप कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो, डेटा के थ्रू, स्टैट के थ्रू, डेफिनेशन के थ्रू, और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, नीति आयोग रिपोर्ट। नीति आयोग का एक बेस्ट प्रैक्टिस वाला रिपोर्ट है, मैं उसको पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप उसको देख लेना। कुछ इंपॉर्टेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं रिलेटेड टू डिफरेंट सेक्टर्स, उनको आप अलग अलग जगह मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, रिलेटेड टू चाइल्ड प्रोटेक्शन, रिलेटेड टू एजुकेशन, पोटा कैबिन छत्तीसगढ़ का हो गया, प्रतिभा पर्व मध्य प्रदेश का हो गया, साक्षर भारत आंध्र प्रदेश का हो गया, रिलेटेड टू एनवायरनमेंट हो गया। इसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड, फूड सिक्योरिटी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, लोकल गवर्नेंस। तो ये नीति आयोग का रिपोर्ट है, डायरेक्टली आप मेंशन कर सकते हो कि नीति आयोग ने अपने रिपोर्ट में ये कहा है, और आराम से आप यहाँ पे एग्जांपल डाल सकते हो। ठीक है। इकोनॉमी में आप डायग्राम बना सकते हो, यहाँ पे है ना, डायग्राम बना सकते हो, चार्ट्स बना सकते हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज मेंशन कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे जो चार्ट्स और डायग्राम्स हैं उनको आप डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ना देखो, इकोनॉमी के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए क्या किया करो कि क्वेश्चंस को डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर लिया करो, और उसके बाद हेडिंग्स और सब हेडिंग्स यूज़ किया करो। ये चीज़ आप बॉडी में कर सकते हो, इसको हम अलग से देखेंगे। कंक्लूड आप गवर्नमेंट के किसी विजन से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन आए, सप्लाई चेन का क्वेश्चन आए, तो आप कंक्लूड कर सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विजन से, जैसे इंडिया के एक्सपोर्ट को $2 ट्रिलियन करना है बाय 2030। तो इस तरीके से आप एक पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा शीट हैं जो इकोनॉमिक्स के आपके पास होने चाहिए, जैसे इंडिया का GDP ग्रोथ क्या है इसका डेटा होना चाहिए, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, परसेंटेज ऑफ GDP स्पेंट ऑन R&D, SDI का डेटा, करप्शन का डेटा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा, सेविंग इन्वेस्टमेंट का डेटा, प्यूपिल टू टीचर रेशियो, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, टैक्स टू GDP रेशियो, बैड लोन्स कितना है, NPA कितना है, GDP में एग्रीकल्चर का कितना शेयर है, इंडस्ट्री का कितना शेयर है, कितने रूरल पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, इंडिया में कितने स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं, फार्म मैकेनाइजेशन से रिलेटेड कोई डेटा आपके पास हो तो अच्छा होगा, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में इंडिया का क्या शेयर है, FDI का क्या शेयर है इंडिया में, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड डेटा, फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि ये सारे कीवर्ड्स, ये सारे टर्म्स स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में मेंशन है, तो इनसे रिलेटेड डेटा रहेगा तो आप आराम से बॉडी में वैल्यू ऐड कर सकते हो। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं, उनके क्या रिकमेंडेशंस हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हो बॉडी में भी, कंक्लूजन में भी। ये सारी चीज़ें बहुत हैंडी आती हैं टू द पॉइंट आंसर लिखने के लिए। नेक्स्ट देखो, GS3 का दूसरा पार्ट है सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट एंड साइंस। इन क्वेश्चंस को आप कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो, या तो आप डिफ़ाइन कर दो, या तो कोई डेटा बता दो, स्टैट दे दो, या तो आप करंट अफेयर से लिंक करके।
डिज़ास्टर मैनेजमेंट में 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट 2-3 रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ARC का जो 3rd रिपोर्ट है ना, क्राइसिस मैनेजमेंट वाला, वो इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको काफ़ी फॉर्डर पॉइंट मिल जाएंगे। NDMA की गाइडलाइन डायरेक्टली कई बार पूछता है एग्ज़ाम में, और नहीं भी पूछेगा तो आप इसको अपने आंसर्स में बहुत जगह यूज़ कर सकते हो। तो NDMA की गाइडलाइंस पढ़ लेना रिलेटेड टू वेरियस डिजास्टर। इसके बाद सेंदाई एंड होगियो फ्रेमवर्क क्या होता है, किससे रिलेटेड है, किस डिज़ास्टर के बारे में क्या कहता है, कैसे डिज़ास्टर मिटिगेट करते हैं, कैसे डिज़ास्टर रेजिलिएंट बनते हैं, ये आप देखना। इसके बाद पंचामृत गोल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इंडिया का INDC टारगेट क्या है। ये सारी चीज़ें चाहे एग्ज़ाम में पूछे या ना पूछे, आप बहुत जगह मेंशन कर सकते हो। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको कॉमन पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आप मल्टीपल आंसर में यूज़ कर सको। और आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करते वक्त, आपको कंटेंट प्रिपेयर करते वक्त यही करना है कि मान लो मैं कोई एक एग्जांपल बनाता हूँ, तो उस एग्जांपल को हम GS1 में कैसे यूज़ करें, GS2 में कैसे करें, GS3 में कैसे करें। कम से कम आपको इनपुट देना है और उससे मैक्सिमम आपको आउटपुट लेना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपने काफ़ी फेमस टैगलाइन सुना होगा, मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट। वही आपको करना है। अपने नोट्स, अपने कंटेंट बहुत ही मिनिमम रखने हैं, बट उससे आपको मैक्सिमम आउटपुट लेना है, ठीक है। GS3 या इनफैक्ट आप किसी भी पेपर में पेस्टल अप्रोच यूज़ कर सकते हो मल्टीपल डायमेंशन कवर करने के लिए। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल अप्रोच। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, इंटरनल सिक्योरिटी में आप मैप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। मान लो आपको कोई डिज़ास्टर प्रोन एरिया दिखाना हो, उसके लिए आप मैप यूज़ कर सकते हो। इंटरनल सिक्योरिटी में जो रेड कॉरिडोर होता है उसको शो करने के लिए आप मैप दिखा सकते हो। जो इंडिया के पोरस बॉर्डर्स हैं उनको शो करने के लिए आप मैप दिखा सकते हो। तो ये कुछ एरियाज़ है जहाँ पे आप मैप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी ना बहुत ही कंसाइज टॉपिक है। कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाते हैं, जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, ड्रग रिलेटेड इशू, इलिसिट ट्रेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, रेफ्यूजी क्राइसिस। तो ये रहा आपके GS पेपर के आंसर राइटिंग का अप्रोच। GS4 को हम अलग से देखेंगे क्योंकि काफ़ी स्कोरिंग पेपर होता है ये, और हाफ ऑफ द पेपर थियोरेटिकल होता है जहाँ पे थियरी आपको लिखनी होती है। बाकी जो हाफ पेपर होता है वो केस स्टडी का होता है। जो थियरी है उसी को यूज़ करके, उसी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आपको केस स्टडी का सॉल्यूशन प्रेजेंट करना होता है। तो GS4 हम अलग से देखेंगे। एंड आई होप कि GS1 to 3 को लेके एक ब्रॉड अप्रोच क्लियर आपका हो गया होगा कि किस पेपर का क्या डायमेंशन होता है, किस पेपर का क्या फॉर्मेट होता है, क्या टेम्पलेट हम यूज़ कर सकते हैं, और किस पेपर की क्या रिक्वायरमेंट होती है।